अनाउंस किया है जी कि वो लॉन्च कर रहे हैं $1 बिलियन एड के लिए टर्की और सीरिया के लिए। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो बेतहाशा अर्थक्वेक आया है टर्की के अंदर, यहाँ पे विक्टिम्स जो हैं अभी भी उनके पास ना तो रहने की, खाने की, कोई मेडिकल की पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके लिए $1 बिलियन का अपील आज इन्होंने किया है। और उन्होंने कहा जी कि हमको ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अगले 3 महीने तक जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5.2 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। और बहुत सारी जो एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपना स्केल अप करें, अपनी वाइटल सपोर्ट। इसके ऊपर जब यूनाइटेड नेशंस की ये आई है तो उसके ऊपर रेड क्रॉस जो है फिर उसने अनाउंस किया है कि हम अपनी जो इमरजेंसी फंडिंग है उसको ट्रिपल कर रहे हैं। ओवर $700 मिलियन जो हैं अब हम विक्टिम्स के लिए स्पेंड करेंगे। तो मतलब काफ़ी ये अभी 3-4 महीने तक ये चलेंगे रिलीफ के काम जी, इतनी बड़ी तबाही है। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उनकी मुलाकातें इरानियन जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी उनके साथ हुई है। उसकी वजह यह है कि राइसी साहब जो हैं वो 3 डे ट्रिप के ऊपर चाइना में पहुंचे हुए हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी मुलाकातें और बातें हुई हैं। और इन मुलाकातों और बातों में उन्होंने कहा है जी कि ईरान के ऊपर 2015 में जो वर्ल्ड पावर्स ने कहा था कि तुम अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करोगे तो हम जो सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे, लेकिन 2018 में जो ट्रंप साहब थे वो इस डील से पीछे हट गए थे, नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और उन्होंने फिर से रीइंस्टेट कर दी थी इकोनॉमिक की जो मेजर्स थे, सैंक्शंस थी। तो आज प्रेसिडेंट शी साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, जो ईरान है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है और ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को की डेवलपमेंट नहीं चाहता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट ना करे तो आप उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाएं, क्योंकि यूएस और इजराइल वो कहते हैं, एक्यूज करते हैं ईरान को कि ये बिल्ड करना चाहता है न्यूक्लियर वेपन्स, जबकि ईरान डिनाई करता है, वो कहता है हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ। तो आज प्रेसिडेंट शी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल फेयर डील है, आप उनके सैंक्शंस हटाएं और वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से पीछे हटेंगे। इसके अलावा चाइना ने कहा कि जी आप जो ईरान के इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस छोड़ें, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पे महसा अमीनी के लिए भी और भी। तो वो कह रहे हैं जी उसके इंटरनल अफेयर्स में, क्योंकि इस तरह से ईरान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो अंडरमाइन होती है। तो ये आज काफ़ी, लेकिन इसको बड़ा क्रिटिकली अब दुनिया में देखा जा रहा है। एक तो चाइना लोगों को पसंद नहीं है, ऊपर से ईरान भी पसंद नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों भाई भाई क्यों बन रहे हैं, इनको हटाओ, इनको आपस में लड़ाओ हैं जी। तो कोशिश तो है, लेकिन अब देखें क्या होता है। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और इसके अंदर आज जो आरएसएस है उसका आपको पता है कि एक वो न्यूज़पेपर अपना निकालते हैं पंचायत, उसमें एक उन्होंने एडिटोरियल लिखा है और उसमें उन्होंने काफ़ी जो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है और जो ख़ास तौर पे ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है द मोदी क्वेश्चन, उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एंटी इंडियंस का टूल बनता चला जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हुए स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस की जो एफिलिएट बॉडी है उसने जो है इसके अलावा डिफेंड किया है अदानी ग्रुप को भी, और उन्होंने कहा जी कि अदानी का जो लॉस है वो चाइना का गेन है, तो इसलिए आप उन लोगों के खिलाफ जो है वो बात ना करें। और उन्होंने कहा जी कि हमको इंडिया की ग्रोथ के ऊपर बात करनी चाहिए और जो लोग उसको टारगेट करते हैं उनको भी पकड़ के सजाएं देनी चाहिए। हिंदू राइट प्रेस जो है उन्होंने आज आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर भी कहा है कि भाई ये जो एंटी चाइल्ड मैरिज ड्राइव चला रहा है ये भी बिल्कुल गलत है, तो इस तरह के तमाम एंटी इंडियंस जो हैं उनको सजाएं मिलने की जरूरत है। अपने एडिटोरियल पंचायत में खास तौर पे उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई आपने ये जो ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन के ऊपर बैन लगाया हुआ है, तो उन्होंने कहा जी आपने ये जो इसके ऊपर बैन लगा दिया है तो आपको समझना चाहिए कि आप कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। आप ये जो सारे कोर्ट्स हैं यू बिलोंग टू इंडिया, और आपकी कोर्ट्स जो हैं इंडिया के जो टैक्स पेयर का मनी है उसके ऊपर रन की जाती हैं, तो आप एंटी इंडिया जो है वो डिसीजंस कैसे दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा है कि भाई ये जो आपने बैन लगाया है उसकी हमारे पास पिटीशन लेके आओ कि हम देखें कि आपने बैन किन चीज़ों की वजह से लगाया है। तो बहरहाल आज इन्होंने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है एतराज़ किया है आरएसएस के
जो पेपर है पंचायत उसने। द प्रिंट की जनाब दूसरी स्टोरी है और इसके मुताबिक यूपी के जो कांग्रेस जोनल प्रेसिडेंट हैं अजय राय, उन्होंने आज बड़ा एतराज़ किया है और उन्होंने कहा जी कि बीजेपी ने रोका है राहुल गांधी जी की जो फ्लाइट आ रही थी वाराणसी के अंदर, ये जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट था उस पर लैंड करना चाहती थी, लेकिन इसको लैंड करने से उन्होंने रोक दिया था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ कहती हैं कि बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल नहीं रोका, राहुल गांधी जी ने खुद ही अपना विजिट जो था वो कैंसिल कर दिया था। राय साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो गांधी जी को खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गया था और इनको बहुत सारी चीज़ें विजिट करनी थी। इनको आनंद भवन प्रज्ञाराज के अंदर करना था, जवाहरलाल नेहरू जी का घर जो कि अब म्यूजियम में टर्न कर दिया गया उसको करना था, और ये आपको पता ही है कि ये जो घर है ये मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के वालिद साहब थे, उन्होंने 1930s में इसको बनाया था, तो अब वो एक एज अ फैमिली होम जो है सर्व करता है नेहरू गांधी के लिए, फैमिली के लिए। तो वो कहते हैं जी उनको वो विजिट करना था। इसके अलावा उनको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाय आनंद उधर जाना था, उनको एक पब्लिक मीटिंग से एड्रेस करने के लिए, तो उनको यहाँ पे लाने दिया गया। पहले तो उन्होंने कह दिया कि जी आप लेकर आएँ अकॉर्डिंग टू अजय राय साहब, अपना लैंड कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं जी ये डाइवर्ट करो दिल्ली की तरफ, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उनकी भी कुछ मूवमेंट जारी है यहाँ पे, तो इसलिए ये आपका जहाज़ यहाँ पे लैंड नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर जो है फिर से अपोजिशन जो है बड़ी भड़क गई है और कह रही है जी कि आप कॉन्स्टेंटली राहुल गांधी को जो है टारगेट बना रहे हैं। ठीक है, What is this? What is this? In a democratic country, what is this? I don't like it. दिस इज द इंटरनल मामला। Yes, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटरनल मामले में इंटरफेरेंस मत करें जी। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमने सवाल भी नहीं उठाया, चलो रहने दो। थोड़ी मर्जी, जो मर्जी करना करो। अच्छा जनाब, चीचा वतनी के पास जो जाफर एक्सप्रेस थी आज पाकिस्तान में, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ है। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक लेडी जो है उसकी डेथ हो गई है और 4 लोग बड़े बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। ये जो ट्रेन थी ये पेशावर जा रही थी क्वेटा से और एक सर्च ऑपरेशन उसके बाद फिर रखा गया था। उस सर्च ऑपरेशन से में पता चला कि कहीं बाकी की बोगियों में तो नहीं है, तो पता चला कि बाकी की बोगियों में कुछ भी नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये गैस सिलेंडर फटा है बोगी नंबर 6 में जो कि इकोनॉमी क्लास में थी, उसकी वजह से ये हुआ है। तो एज अ रिजल्ट इसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटी का एलिमेंट था उसको रूल आउट किया गया है। ये जो औरत जो जिसकी बेचारी की डेथ हुई है शी वाज फ्रॉम बहावलपुर, बाकी जो इंजर्ड थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल में। रेलवेज के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने कहा कि फौरन इसका प्रोब करें आपके ये क्या हुआ है, तो ऐसे क्यों हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फाइनली उनकी दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, टर्की जाना चाहते थे, हैं जी, और जो है और भी बहुत सारी जो ख्वाहिशें थी उनकी वो पूरी हो रही हैं। तो उनमें से एक ये भी था कि 2 डे का इन्होंने जी विज़िट करना था, तो 2 डे पर्सनल जो है वो उस पर ये नहीं विजिट पे पहुंची और वो कह रहे हैं मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है मैं अफसोस फील कर रहा हूँ। हालांकि उनके चेहरे से लग नहीं रहा था क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे तस्वीरों में कि वो जो हैं वो अफसोस है उनको। बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक टर्की में आया है और सीरिया में फरवरी 6 को, मुझे उसका बड़ा खेद है। हमारी जो सारी कोशिशें हैं तुर्की के लिए हाजिर हैं, और जब ये यहाँ पे पहुँचे थे तुर्की के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं तुर्की में, उन्होंने इनको उनसे मुलाकातें की। उसके बाद इन्होंने जाके जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है उनसे मुलाकात की। फॉरेन ऑफिस का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जो साउथ तुर्की जो है उसका इन्होंने दौरा भी करना है। अभी उनकी मुलाकातें जारी हैं और वो इंटरेक्ट करेंगे पाकिस्तानी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो वहाँ पे पहुँची हुई हैं उनसे भी जो करेंगे और उनको बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं तुर्की को इस वक्त के पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है और जो भी कोई आपको मदद चाहिए होगी हम आपको देंगे। पायन पहले अपनी तो मदद कर लो तुझी चलो। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने इमरान खान साहब की जो बेल प्ली थी जो कि उन्होंने कहा था कि उनके जो कुछ लोगों ने ECP के बाहर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर जो हंगामा किया था कि जब तोशा खाना का उसने रेफरेंस में इमरान खान साहब को कहा था कि हम इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, उस सिलसिले में इनको बुलाया था। तो येस्टरडे तो ये आए थे लेकिन जो है वो आज इनके जो
एडवोकेट हैं अजहर सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक सबमिट किया पावर ऑफ अटॉर्नी। उन्होंने कहा कि आई एम अपीयरिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ खान। तो उनको जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आपको कितना टाइम चाहिए आपके जो है क्लाइंट को लाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो जस्टिस तारिक ने कहा कि ठीक है, हम 12:30 बजे तक हियरिंग जो है वो एडजर्न करते हैं। जब वो रिज्यूम हुई हियरिंग तो फिर वो खान साहब नहीं थे, तो और टाइम मांगा गया। तो उन्होंने कहा जी 2 बजे तक आपको टाइम देते हैं। जब 2 बजे भी वो नहीं आए तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की बेल प्ली, इसलिए कि हमने उनको कहा था कि आपको इन पर्सन आना पड़ेगा। अब चूंकि वो इन पर्सन नहीं आए हैं तो इसलिए हम जो है वो इसको आगे नहीं लेके जा रहे। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट इल्वी साहब को, और इमरान खान साहब ने कहा है प्रेसिडेंट इल्वी को कि भाई आप जानते ही हैं कि ये जो कुछ भी जनरल बाजवा ने किया है ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और अभी जो उन्होंने दिया था अपना एक इंटरव्यू भी दिया था, और उसमें उन्होंने खुद ही साफ साफ कह दिया है कि हाँ बिल्कुल ये जो है मुझे हमें लग रहा था, उन्होंने हमें का वर्ड यूज़ किया कि हमें लग रहा था कि खान जो है मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया अगर वो पावर में रहेगा, तो इसलिए उसको हटाना ज़रूरी था। ये जो लेटर लिखा है इन्होंने, उसके ऊपर डेट जो लिखी हुई है वो February 14 है, जो आज मीडिया को मिला है। तो 2 दिन पहले यानी कि इमरान खान साहब ने ये लेटर प्रेसिडेंट साहब को लिखा है, और उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि जो ये ओथ लेते हैं मिलिट्री वाले अंडर 3rd Schedule आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ये वायलेशन है। क्योंकि उन्होंने इसके अलावा भी कहा था ये जो शौकत तरीन साहब को भी जो हटाया गया अभी करप्शन केस, जो उनके ऊपर करप्शन केस चलाया जा रहा है, उसके लिए भी बाजवा साहब ने कहा था कि हाँ मैंने नैब को कहा था ये केस इसके खिलाफ जो है वो डिसमिस करने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि भाई नैब जो है वो मेरे अंडर कंट्रोल है। इमरान खान साहब ने आज क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ का ये वायलेशन इसलिए है कि आर्मी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक सिविल इंस्टीट्यूशन है जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर होता है। एज अ रिजल्ट जो मिलिट्री के बंदे हैं वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि अंडर सिविलियन गवर्नमेंट हैं। तो ये इस तरह के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? तो अब बेचारा प्रेसिडेंट इल्वी क्या करेगा, है जी। ऐसे है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी आज शेख रशीद अहमद साहब को ग्रांट कर दी है बेल, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे जरदारी साहब के ऊपर कि जी वो इमरान खान साहब को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर जो शेख रशीद साहब हैं उनको ये बेल दी गई है। और इनको कहा है कि लेकिन आप श्योरिटी बॉन्ड एक भरेंगे 50,000 रुपीज़ का। शेख रशीद अहमद साहब आपको पता ही अभी तक अडियाला जेल में थे जुडिशल रिमांड के ऊपर, और उनको अरेस्ट किया गया था 2 फरवरी को। और जब मरी पुलिस ने एक इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया था, और FIR जो ऑफिसर था आशिक अली, उसने कंप्लेन की थी अपारा पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने कहा था कि ये जो है बहुत सारे जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए बहुत सारे केसेस इनके खिलाफ रखे थे। इसके अलावा एक और केस भी FIR जो थी वो मौचका पुलिस स्टेशन कराची में किया गया था, और दूसरा जो था वो एक लसबेला के पुलिस स्टेशन में किया गया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये बहुत इन्होंने भद्दी ज़बान इस्तेमाल की है जो फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब हैं उनके अगेंस्ट। तो ये सारे केसेस जो हैं इनके ऊपर डाले गए थे। बहरहाल अब इनको ये जो जरदारी साहब के खिलाफ इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे उसमें इनको बेल दी गई। अब देखेंगे आखिरी अब बाकी के केसेस चलते हैं कि नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने आज इस रिपोर्ट को रबिश किया है, जिसमें ये बड़ी सर्कुलेट कर रही थी न्यूज़ कि शायद पाकिस्तान जो है यूक्रेन को आर्म्स दे रहा है जो है फाइट करने के लिए अगेंस्ट रशिया। फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज़ जहरा बलोच जो हैं वो आज जो वीकली ब्रीफिंग होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर जर्नलिस्टों के साथ बात कर रही थी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं, पाकिस्तान का स्टांस नॉन इंटरफेरेंस का इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, और हम अपनी ये पॉलिसी जो है इसको मेंटेन किए हुए हैं। पाकिस्तान जो है सिर्फ एक्सपोर्ट करता है डिफेंस स्टोर्स टू अदर स्टेट्स बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एंड यूज़, और हमारा इसके अंदर कुछ भी लेना देना नहीं आता है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बड़ी क्लियर है कि हम उसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री कॉन्स्टेंटली डिफरेंट मुल्कों से जो यूरोप के हैं उनसे मिलिट्री एड ले रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी उनको एज सच नहीं दिया है। यानी ऐसा क्या, बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया है। आपको पता ही है कि यूएस जो है USA उसने that alone has committed $27.4 billion in military aid and all to Ukraine। तो लेकिन पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कॉन्फ्लिक्ट से, और हम बिल्कुल इसके बाहर बैठेंगे, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर बैठेंगे।
सलमान खान साहब का जी एक पुराना इंटरव्यू जो कि 1992 में लिया गया था वो अब आज सरफेस किया है और उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं। वैंकूवर का ये इनका टूर था जिसमें कि ये आमिर खान, रवीना टंडन, दिव्या भारती और जूही चावला, सोनू निगम, कुमार सानू और उदित नारायण के साथ ये टूर के ऊपर थे। तो इनसे जो था वो कनाडा बेस्ड जर्नलिस्ट था सुषमा दत्त जो है थी, इनसे पूछ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी कि आपका ये वैंकूवर का टूर कैसा रहा। उन्होंने कहा अरे भाई ये जो प्रोमोटर्स थे इन्होंने तो हमारी जान ले ली। 15 से 20 लोग एक चटाई के ऊपर, जो चटाइयों के ऊपर एक कमरे में सो रहे थे और हमें खाना और डिनर भी नहीं, ब्रेकफास्ट और डिनर भी नहीं देते थे, सिर्फ हमको जो है चिक पीस खाने को देते थे, 15 सुबह और 15 जो है वो शाम को। और हम जो है तौलिए की जगह पे वेट टॉवल्स जिससे कि हम शावर लेते थे वो हम अपने सिर के नीचे रखते थे। ओ है ही पायन सल्लू भाई, आपको पता नहीं कनाडा गरीब लोगों का मुल्क है, आप मिडिल ईस्ट में जाया करो है जहाँ पे आगे पीछे आपके लोग फिरते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, समझ नहीं आई आपको। बहरहाल जी इन्होंने कहा कि वैंकूवर का मेरा जो टूर था 1992 का इंतहाई जो है बुरा था। उसके अंदर आमिर खान सलमान खान के अलावा और भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सितारे थे। बहरहाल वो कहते हैं जी हम सब ने बड़ा सफर किया। आज जनाब अक्षय कुमार और इमरान हाशमी जो है वो मेट्रो के अंदर देखे गए। आपको पता ही है कि इनकी फिल्म आ रही है सेल्फी जो कि रिलीज हो रही है फरवरी 24 को। तो आज मुंबई की जो मेट्रो है उसके अंदर ये दोनों जो है देखे गए और वहां पे इनका जो सॉन्ग था मैं खिलाड़ी उसके ऊपर इन्होंने डांस किया। पेपराजी जितने भी थे और फैंस इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर ये सारी वीडियोज डाली जिसमें कि देखा जा रहा है कि इनके साथ इनके सिक्योरिटी और एंटोराज के बंदे भी हैं, लेकिन जो हैं फैंस वो भी इनके साथ नाच रहे हैं। एट वन पॉइंट जो है वो दिखा रही है, वीडियोस दिखाती हैं कि ये भाग के एकदम से ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जब ये अंदर हैं तो फिर ये लोगों के साथ डांस कर रहे हैं और लोगों को जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये दो स्टार्स हैं तो वो भी अपनी सीटों से उठे और उन्होंने भी इनके साथ नाचा गया। ठीक है जी, और तो मतलब मैंने लगता है इंडिया में कोई कम ही नहीं रह गया, सवाई नचन गाने हैं जी पायन। कोई 50,000 कोई वहाँ पे रियलिटी शो हो रहे हैं, कोई गाने के शो हो रहे हैं, कोई इंडियन आइडल 1 ते 2 ते 3 ते गाओ ते छोटा मुन्ना गाओ ते उस्ताद गाओ ते पता नहीं सारे वैसे कम सही है। मैं बड़ा एडमायर करती हूँ जी कि सारों को नाचने गाने पे लगाया हुआ, एटलीस्ट टेररिज्म तो नहीं कर रहा ना कोई। हाँ तो वेरी गुड जॉब भाई, वेरी गुड जॉब। और पाकिस्तानियों तुसी भी कुछ सिखो कुछ, तुसी भी गाने जाने थे एटलीस्ट लगाओ, नचन ते नहीं लाना थे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब देखो जी हम तो वैसे कहते हैं बड़े बड़े देशों में ऐसे काम होते हैं और माजिद भाई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे काम होते हैं। आईसीसी देखें आप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कितना बड़ा अदारा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी, उसने आज एक्नॉलेज किया है कि अब देखें आप कि लोगों को कितना हार्ट अटैक मिला होगा इससे। ग्लिच एक आ गई, उस ग्लिच की वजह से क्या होया कि जो उनकी वेबसाइट थी आईसीसी की उसमें इंडिया नंबर 1 टीम नजर आ रहा था और इंडिया के नंबर नजर आ रहे थे 115 टेस्ट रैंकिंग्स में और ऑस्ट्रेलिया के नजर आ रहे थे 111। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम है। इसके ऊपर आज आईसीसी ने सॉरी करते हुए बोला कि नहीं जी हमसे गलती हुई है और हमने अब इसको करेक्शन कर दी है। ये फरवरी 15 को थोड़ी सी यानी कि कल जो है हमसे शॉर्ट टाइम के लिए गलती हुई थी, ग्लिच आ गया था, एक टेक्निकल एरर आ गई थी जिसकी के वजह से ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे चला गया था। अब हम वापस इंडिया को नंबर 2 स्लॉट पे ले आए और ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 इन टेस्ट रैंकिंग्स। तो ये जो कोई भी इनकन्वीनियंस ये हुई उसकी वजह से हम बड़े सारी बोलते हैं आपको। पाकिस्तान की जो विकेट कीपर है विमेंस टीम की मुनीबा अली, उन्होंने तो जनाब आज बड़े फटे चके हैं, 100 रन बनाए हैं जनाब। ये जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप केप टाउन के अंदर हो रहा है उसमें, और इन्होंने 102 रन्स बनाए ऑफ 68 बॉल्स और इन्होंने अब पाकिस्तान को इस विन के साथ जो है 3rd स्पॉट पे लेकर आ गए हैं विद 2 पॉइंट्स। इंग्लैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, इंडिया जो है 2nd पोजीशन पे है, बैक टू बैक क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस जीते थे। पाकिस्तान अभी रिसेंटली इंडिया से जो है उसका अपना फर्स्ट मैच हारा था। मुनीबा हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू स्कोर T20 100 फॉर पाकिस्तान और इसके अलावा 6th टू स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप में, यानी कि बाकी और लड़कियों के बीच में भी 6th पोजीशन पे हैं। आयरिश टीम जो थी उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ आज इनका जो मुकाबला था उसमें आयरिश टीम ने 165 का बड़ा तगड़ा इनको स्कोर दिया था, लेकिन मुनीबा की ये जो 100 की जो थी, जो इनकी निदा डार के साथ ये जो कर रही थी उसके साथ उन्होंने कहा जी निदा डार की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, वो मुझे एनकरेज करती रही और ये जो मुझे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है ये मैं अपनी कैप्टन बिस्मा मारूफ और अपनी टीम के नाम करती हूँ। और पाकिस्तान का जो अब नेक्स्ट मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ है पर्ल में संडे को। ठीक है जी। और एशिया कप
जो अभी सितंबर में होने वाला है पाकिस्तान में, उसके ऊपर आपको पता ही है उस सिलसिले की एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो उसके साथ बहरीन के अंदर जो हैं वो टॉक्स चल रही थी नजम सेठी साहब की और जे शॉ जो हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल, उनके बीच में। तो वो कहते हैं जी कि कुछ चीज़ें तो सामने कुछ तय होती नज़र आ रही हैं और कुछ का बाद में पता चलेगा। पाकिस्तान शायद होस्ट कर सकता है एशिया कप, लेकिन जो मैचेस जिसके के अंदर हिंदुस्तान होगा वो मैचेस यूएई के अंदर शिफ्ट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। वो कहते हैं जी कि यूएई फाइनल भी होस्ट कर सकता है अगर इंडिया ने उसके लिए क्वालिफाई किया। ये जो 4 फरवरी से बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स चल रही थी, उसके सिलसिले में आज जब नजम सेठी साहब से इन्होंने पूछा रिपोर्टर्स ने कि आप इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं क्या कह सकता हूं क्योंकि कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये जो एसीसी की मीटिंग चल रही थी कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब जो अगले महीने कोई एक मीटिंग होएगी तो अब हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में। ठीक है जी, तो पाए ने कुछ हो रहा है। एंड जनाब अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आवर ओन कैनेडियन फेलिक्स ऑजर, 22 ईयर्स के हैं, मॉन्ट्रियल से हैं और लग रहा है कि शायद अपना ये टाइटल जो है रॉटरडैम ओपन के अंदर कर सकेंगे डिफेंड। इन्होंने आज डिफीट किया इटली के लोरेंजो, नहीं आज नहीं, अभी कल जो है इन्होंने इटालियन लोरेंजो सोनेगो को जो है फर्स्ट राउंड में हराया था और सेकंड राउंड में अब इनका क्लैश जो है फ्रांस के ग्रेगोयर बेरे के साथ है। और आपको पता ही है कि ये बड़ा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है रॉटरडैम ओपन, क्योंकि ऑजर जो हैं उन्होंने अपना फर्स्ट करियर टाइटल जो था 2022 में यानी कि लास्ट ईयर रॉटरडैम ओपन जीत के ही हासिल किया था और उसके बाद ये ज़ाहिर है बड़े स्टार बन गए थे। तो अब ये चाहते हैं कि अपना डिफेंड करें, हैं, You got it. स्टार स्टेटस भी और अपना टाइटल भी। तो ये हैं जी हमारी आज की खबरें।